हेलो डियर स्टूडेंट्स, सभी को गुड इवनिंग टू एवरीवन। एक बार फिर से जुड़ चुका हूं, आप लोग भी जल्दी से जुड़ जाइए। तो अपना सेशन शुरू करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये तो आप सब लोगों को पता भी हो चुका होगा कि आप लोगों के एग्ज़ाम की डेट आ गई है। ज़्यादा समय नहीं बचा है। 24 अप्रैल से आप लोगों के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। अब अपना आलस त्याग दीजिए, जाड़ा भी लगभग समाप्त हो चुका है। अपनी तैयारी में जी जान से जुट जाइए। अब बिल्कुल भी आलस नहीं आना चाहिए। बहुत ही कम समय बचा है, लेकिन इतना भी कम नहीं है कि आप लोग हताश हो जाएं। बहुत अच्छी तैयारी भी कर सकते हैं। आप लोगों को एग्ज़ाम की डेट का इंतज़ार था, डेट भी आ गई है। सभी लोग अच्छी तरीके से लग जाएं अपने सिलेबस पर और अच्छी तरीके से उसको तैयार करें। जिन लोगों ने तैयार कर लिया है तो उसको अच्छी तरीके से रिवाइज़ करें। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लोग आलस करेंगे तो ज़िंदगी भर पछताएंगे। जो समय शेष 2 महीने बचे हुए हैं उनको अच्छी तरीके से यूज़ करिए। तो आइए, पिछले वीडियो में मैंने 2018 का पहला सेट करवाया था। आज मैं 2018 का दूसरा सेट करवाऊंगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किसी प्रकार की अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो बहुत ज़्यादा क्वेरीज़ तो नहीं आई थी, लेकिन सौरभ दीक्षित भैया हैं, उन्होंने कहा था कि सर सिंथेसिस पढ़ा दीजिए। तो सौरभ, सिंथेसिस का मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, पहले कर चुका हूँ। उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से देख सकते हैं। और बहुत ही जल्दी मैं सिंथेसिस के सारे वीडियोज़ भी अपलोड कर दूँगा, ये सिलेबस कवर करवा दूँगा। गुड इवनिंग टू एवरीवन। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो आज मैं दूसरा सेट सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। देखिए, सेक्शन बी से स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब ग्रामर का पोर्शन स्टार्ट कर रहा हूँ। और इसमें जो पहला क्वेश्चन आता है वो इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए आता है। तो इसमें 2 सेंटेंसेस दिए हैं, ये डायरेक्ट स्पीच के हैं, इनको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो देखिए, पहला सेंटेंस दिया है, द टीचर सेड व्हाट एन इंटेलिजेंट बॉय आई एम। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होता है इसकी पहचान करना ज़रूरी है कि किस प्रकार का सेंटेंस है। अब यहाँ पर देखिए, इसकी स्टार्टिंग वर्ड से और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। क्योंकि लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और जब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है तो यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड होती है उसको हम एक्सक्लेम्ड में बदलते हैं। अब क्योंकि ये टीचर है, क्या कह रहा है, व्हाट एन इंटेलिजेंट बॉय आई एम, मतलब थोड़ा सरप्राइज़ का भाव है। तो चाहे तो हम सेड को एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में बदल दें या फिर सिर्फ एक्सक्लेम्ड ही रहने दें। तो यहाँ पर देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब को हम क्या करेंगे, द टीचर एक्सक्लेम्ड। आप चाहें तो इसको विद सरप्राइज या फिर ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पर कनेक्टिव वर्ड जो लगेगा वो दैट लगेगा, क्योंकि अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है तो वहाँ पर कनेक्टिव वर्ड हम दैट लगाते हैं। दैट लगा दिया। अब दैट के बाद क्या करेंगे, ये जो सेंटेंस दिया है इसको हम असर्टिव बना देते हैं। यहाँ पर तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसको हम असर्टिव बनाएंगे। तो असर्टिव बनाने के लिए क्या होता है, पहले हमको सब्जेक्ट ढूंढना होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ढूंढनी होती है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है आई है, और आई सभी लोग जानते हैं, पिछली बार भी बताया था। जो प्रोनाउन में हम चेंजिंग करते हैं, तो अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो नो चेंजिंग, उसमें किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो आई ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसको हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो टीचर है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये सेंटेंस बोर्ड एग्जाम में ऐसे पूछा गया है, वरना यहाँ पर आई के स्थान पर यू होना चाहिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पर आई दिया है तो आई के अकॉर्डिंग हम चेंज कर देंगे, हम यहाँ पर ही कर देंगे, ही। अब ये जो आई एम है ये प्रेजेंट टेंस का है, इसको हम पास्ट में करेंगे तो ही के साथ वाज हो जाएगा। अब यहाँ पर एक जो बहुत ध्यान देने वाली बात है कि कभी कभी क्या होता है कि ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं उनकी स्टार्टिंग वर्ड से होती है या हाउ से होती है। तो यदि इस वर्ड के बाद ये जो दिया है अगर ये एडजेक्टिव होता है तो वर्ड को हम क्या करते हैं,
वेरी में बदलते हैं। अगर ये नाउन होता है तो इसको हम ग्रेट में बदलते हैं, लेकिन यहाँ पर इंटेलिजेंट है और इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव है, इसलिए वाट को हम क्या करेंगे, वेरी में बदलेंगे। तो क्या हो जाएगा, ही वॉज वेरी, फिर इंटेलिजेंट बॉय, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट बॉय हो जाएगा। द टीचर एक्सक्लेम्ड दैट ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट बॉय। तो ये सेंटेंस हो गया। अब यहाँ पर जो दूसरा दिया है ये है माई फादर सेड टू मी डोंट वरी। फिर रिपोर्टेड स्पीच पे आ जाइए। रिपोर्टेड स्पीच में लिखा है डोंट वरी। तो देखना है कि किस प्रकार का सेंटेंस है, असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इम्परेटिव है, ऑप्टेटिव है, या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इसकी स्टार्टिंग डोंट से है, डोंट से है, सब्जेक्ट दिया नहीं, सब्जेक्ट हिडन है। क्या कहा जाए, डोंट वरी, चिंता मत करो, उस पर ध्यान मत दो। तो कौन, यू को कहा जा रहा है। यहाँ की सब्जेक्ट हिडन है और वो क्या है, यू है। तो जहाँ पर सब्जेक्ट हिडन होता है, यू होता है, और उसकी स्टार्टिंग डोंट से होती है, तो इम्परेटिव सेंटेंस होता है। इम्परेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है, ऐसे सेंटेंस जिनकी स्टार्टिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेट, प्लीज, काइंडली, ऑलवेज, नेवर, डोंट, लेट से होती है, तो क्या होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो खास बात है, उनका सब्जेक्ट यू ही होना चाहिए। तो यहाँ पर यू हिडन है, तो ये इम्परेटिव सेंटेंस है। और जब इम्परेटिव सेंटेंस का हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के अनुसार, मतलब इस सेंटेंस के भाव के अनुसार, आर्डर में, रिक्वेस्टेड में, एडवाइस में, तो जैसा भाव हो उस हिसाब से हम बदलते हैं। तो यहाँ पर क्या, माई फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा डोंट वरी, चिंता मत करो। तो उन्होंने मुझे समझाया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सेड टू को हम किस में बदलेंगे, एडवाइज में। एडवाइज का भाव है तो क्या हो जाएगा, एडवाइज्ड मी। अब देखिए, जो इम्परेटिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का होता है, तो इसको जब हम कनेक्ट करते हैं, तो जैसे असर्टिव में कनेक्टिव, मतलब यहाँ पर दैट लगाया गया कनेक्टिव वर्ड, तो यहाँ पर भी कोई कनेक्टिव वर्ड लगता है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, टू लगाते हैं, टू कनेक्टिव वर्ड लगाते हैं। बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि डू देखते हैं तो समझते हैं कि प्रेजेंट डेफिनिट का है और उसको पास्ट में बदल देते हैं, यहाँ पर डिड कर देते हैं। क्योंकि मैंने बच्चों की कॉपी चेक की है, उसमें देखा है कि ये मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक ज़्यादातर बच्चे ये करते हैं, डोंट है तो डिड नॉट कर देते हैं, लेकिन ये नहीं, डोंट है तो यहाँ पर हमको करना क्या है, डोंट नहीं लिखना है, टू से दोनों को जोड़ा जाता है। अब एक चीज़ और गलती कर देते हैं, जैसे टू से जोड़ते हैं तो टू नॉट लिख देते हैं। नहीं, अगर नॉट आया है तो नॉट हम पहले लिखेंगे। हमको टू जोड़ना है वर्ब में, वर्ब में हम टू जोड़ते हैं, नॉट में नहीं जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हम नॉट पहले लिख देंगे, नॉट टू वरी हो जाएगा। ये बच्चे ध्यान देंगे कि अगर नॉट आता है तो उसको हम पहले लिखेंगे, नॉट को हम पहले लिख देते हैं, टू है हम वर्ब में जोड़ते हैं। ये नहीं कि नॉट टू नॉट कर देंगे, नहीं, नॉट टू वरी कर देंगे। तो ये हमारा ये भी सेंटेंस हो जाता है। मतलब क्या है कि इस नियम पर आधारित सेंटेंस, आपको सिर्फ कंसेप्ट ध्यान रखना है कि यहाँ पे कौन सा नियम लगाना है। कैसा भी सेंटेंस आ जाए आप उसको क्या कर देंगे, इनडायरेक्ट में चेंज कर देंगे। इसका अगला क्वेश्चन है बी पार्ट में। इसमें दो सेंटेंस दिए होते हैं, उनको जोड़ करके, मतलब कंबाइन करके, या तो सिंपल बनाना होता है, तो कॉम्प्लेक्स बनाना होता है, या फिर कंपाउंड बनाना होता है, मतलब सिंथेसिस का पार्ट होता है। तो इसमें नंबर 1 ये दिया है, माई ब्रदर इज़ अ डॉक्टर, ही गिव्स फ्री एडवाइस टू द पुअर। अब ये दो सेंटेंस दिए, इनको जोड़ करके सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो सिंपल सेंटेंस बनाने के कई रूल होते हैं। अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि हम कौन सा रूल अपना सकते हैं। तो ज़रा ध्यान देंगे, क्या लिखा है कि मेरा भाई एक डॉक्टर है। अगर हमको कॉम्प्लेक्स बनाना होता तो हम क्या करते हैं, मेरा भाई जो कि एक डॉक्टर है। और जब ऐसे निकले जो कि एक डॉक्टर है, इस तरह का अगर हम कॉम्प्लेक्स बनाएं, तो सिंपल बनाने में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो हम रूल अपनाते हैं वो लगाते हैं बाय यूजिंग नाउन आर फ्रेज इन अपोजिशन, अपोजिशन का यूज़ करके। अब देखिए भैया कि अपोजिशन क्या होता है, हम करते क्या हैं।
तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सेंटेंसेस दिए होते हैं या तो वहाँ पर फ्रेज और नाउन, इनको हम पहले टिक कर लेते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पर एक ये हो गया माय ब्रदर, एक नाउन ये हो गया, अ डॉक्टर एक नाउन ये हो गया, और द पुअर ये हो गया, और फ्रेज यहाँ पर दिया नहीं है। अब देखिए करना क्या है कि जो नाउन और फ्रेज एक ही वस्तु या एक ही व्यक्ति को प्रदर्शित करते हैं, मतलब एक ही चीज़ है, तो उनको आसपास रख दिया जाता है। अपोजिशन का मतलब ही होता है आसपास रख दिया जाता है कॉमा लगा करके। अब देखते हैं इसमें क्या है। माय ब्रदर, कोई लड़का है, मेरा भाई है माय ब्रदर, और डॉक्टर कौन है, माय ब्रदर। माय ब्रदर कौन, डॉक्टर। डॉक्टर कौन, माय ब्रदर। मतलब ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों नाउन एक ही हैं, 2 बार यूज़ किए गए हैं। अब हमको करना क्या है कि इधर वाले नाउन को उठा करके हम इसके पास रख देंगे, इधर वाले नाउन को उठाएंगे ऐसे और इसके पास रख देंगे कॉमा लगा करके। यानी कि इसको हमको क्या करना है, माय ब्रदर के अपोजिशन रखना है। और जब हम अपोजिशन इसको रखेंगे तो इससे पहले कॉमा लगाएंगे, और इसके बाद अगर कुछ और लिखना होता है तो फिर कॉमा लगाएंगे, फिर दूसरा सेंटेंस लिख देंगे। अब यहाँ पर जो बात ध्यान देने वाली बात है, अक्सर फ्रेज इन अपोजिशन पूछा जाता है, जरा यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर कर लें। मतलब यदि 2 नाउन या 2 फ्रेज एक ही हैं, मतलब एक ही वस्तु या एक ही व्यक्ति हैं, तो उनको हम पास पास रखते हैं, पास पास रखते हैं। जब पास पास रखते हैं तो कॉमा लगाते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है, जो बच्चे यहाँ पर गड़बड़ी करते हैं कि उनकी समझ में ये नहीं आता है, वो क्या करते हैं कि दोनों वर्ब्स लगा देते हैं। मतलब इस सेंटेंस का वर्ब लगाते हैं और यहाँ भी लगा देते हैं। यहाँ पर समझिए कि जहाँ से हमको फ्रेज या नाउन उठाना है, जैसे इस सेंटेंस से हम फ्रेज नाउन उठा करके हम इसके पास रख रहे हैं, तो उस सेंटेंस की वर्ब को छोड़ दिया जाता है और स्टार्ट कहाँ किया जाता है, अगली सेंटेंस की वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट किया जाता है। अब जैसे देखिए, इसको उठा करके हमको इसके पास रखना है, तो क्या करेंगे, माय ब्रदर किया, कॉमा लगाया, इसके अपोजिशन में ए डॉक्टर को रख दिया। अब क्योंकि ये सेंटेंस अभी अधूरा है, पूरा नहीं है, तो फिर हम कॉमा लगाएंगे, लगा दिया। अब क्या है कि ये वर्ब छूट जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ से मैंने नाउन उठाकर अपोजिशन में रखा है, जहाँ से नाउन या फ्रेज उठाएंगे उस वर्ब को छोड़ देना है। अब करना क्या है कि अगले सेंटेंस की वर्ब से स्टार्ट करना है। यहाँ पे आ जाइए, ये वर्ब मिल गई, गिव्स मिल गई, इससे पहले का सब छोड़ देना है और वहाँ से स्टार्ट करना है। तो आगे बढ़ते जाइए, गिव्स फ्री, आगे जो भी सब लिख डालिए, तो क्या हो जाएगा, एडवाइस टू द पुअर। मतलब ये कहा गया है कि मेरा जो भाई है डॉक्टर है और वो सभी गरीब, मतलब गरीबों को क्या करता है, फ्री में एडवाइस देता है। तो इस प्रकार से नॉमिनेटिव मतलब सॉरी ये फ्रेज इन अपोजिशन का यूज़ करके सिंपल बन गया है। अगला है यू विन सम, यू लॉस सम। आप कुछ जीतते हैं तो आप कुछ क्या करते हैं, हारते हैं या खोते हैं। इट इज़ डेफिनिट एंड सर्टेन, यह निश्चित है। अब देखिए, इसको बनाना क्या है, कॉम्प्लेक्स बनाना है, कॉम्प्लेक्स में कंबाइन करना है। अब देखिए, तो कॉम्प्लेक्स में कंबाइन करने का हम एक रूल बताते हैं, बहुत अच्छा तरीका है। जब सेंटेंस, 2 सेंटेंस दिए हों, पहले सेंटेंस की शुरुआत इट से हो या दिस से हो, या फिर मतलब किसी भी सेंटेंस की शुरुआत इट से हो या दिस से हो, या फिर किसी सेंटेंस के लास्ट में इट या दिस आया हो या दैट आया हो, ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं कि ऐसा सेंटेंस जिसकी स्टार्टिंग इट से हो रही है, दिस से हो रही है, उसको हम पहले रखेंगे। उसके बाद कनेक्टिव वर्ड हम दैट लगा देते हैं और उसके बाद दूसरा सेंटेंस उसमें जोड़ देते हैं। अब देखिए, लिखा यू विन सम, यू लॉस सम। इसमें ना तो इट आया, ना तो दिस आया, ना तो दीज आया, कुछ नहीं आया। अब इसमें देखिए, इट इज़ डेफिनिट एंड सर्टेन, यहाँ पर इट आया हुआ है या यहाँ पर दिस दिया होता, तो क्या करते हैं, हमने क्या बताया कि ऐसा सेंटेंस जिसकी स्टार्टिंग इट से हो रही है, दिस से हो रही है, उसको हम पहले लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, इट इज़ डेफिनिट एंड सर्टेन। अब क्या करेंगे कि दैट से जोड़ेंगे, और दैट से जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे कि जो दूसरा वाला सेंटेंस है उसमें हम जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, यू विन सम, यू लॉस सम, यू लॉस
सम, ऐसे बन जाएगा। मतलब इसमें दैट कहाँ पर लगाएंगे कि अगर सेंटेंसेस दिए हैं तो ऐसा सेंटेंस जिसकी शुरुआत इट से हो रही है, दिस से हो रही है, उसको पहले लिखेंगे और बीच बाद में दैट लगा करके हम दूसरे सेंटेंस को जोड़ देंगे, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। वैसे भी सौरभ भैया ने क्वेरी की है कि सिंथेसिस पढ़ा दीजिए, तो मैं सिंथेसिस पे अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, एक या कई वीडियो बनेंगे, सिंथेसिस इतनी जल्दी नहीं कवर होगा तो मैं वो करवा दूंगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। इसी का अगला पार्ट है, इसमें क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट होता है। अब इसमें सेंटेंस दिया है इट इज़ टू हार्ड टू ब्रेक। इसमें क्या करना है, टू को रिमूव करना है। या तो ये लिखा हो कि टू को रिमूव करिए, या फिर लिखा हो कि इसको कॉम्प्लेक्स बनाइए, या फिर लिखा हो कि इसको निगेटिव बनाइए। मतलब वो सेम एक जैसा हो जाता है। मतलब रिमूव टू या फिर कॉम्प्लेक्स या फिर निगेटिव, ऐसा कुछ भी आ सकता है, लेकिन सबका रूल एक ही है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि एडवर्ब टू दिया है, कहा जा रहा है कि एडवर्ब टू को रिमूव करिए, मतलब इसको रिमूव करना होता है। तो इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला इसका क्या होता है कि जब हम टू को रिमूव करते हैं तो करते क्या हैं, उसको हम हटा देते हैं, उसके स्थान पर हम क्या करते हैं, सो लगाते हैं। मतलब टू के स्थान पर हम क्या करते हैं, सो का यूज़ करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। और फिर जब ये वाला टू मिल जाए तो इसको रिमूव करिए, और इसको रिमूव करने के बाद क्या करते हैं, दैट लगाते हैं। दैट के बाद कोई पर्सनल प्रोनाउन लगाते हैं, और उसके बाद कैन नॉट लगाते हैं या कुड नॉट लगाते हैं, कैन नॉट या फिर कुड नॉट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो भी दिया हो, ये इसका फार्मूला होता है। तो देखिए इट इज़, ये हमने सेम लिख लिया। अब इस टू को रिमूव करना है, तो जब हम रिमूव करेंगे तो इसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे, सो लिखेंगे। सो हो गया, आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। फिर ये वाला टू मिला, इस टू को हम रिमूव करेंगे, हम क्या करेंगे, दैट लगाएंगे। दैट लगा दिया, टू को रिमूव करके हमने क्या कर दिया, दैट लगा दिया। अब करना क्या है, पर्सनल प्रोनाउन लगाना है। पर्सनल प्रोनाउन इसके अकॉर्डिंग लगता है। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए, रूल यहाँ पर थोड़ा दूसरा है। मतलब ये है कि जब सेंटेंस की स्टार्टिंग किसी निर्जीव से हो, नाउन हो या प्रोनाउन दिया हो, लेकिन वो लाइफलेस हो या मूवलेस हो, ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन को हम क्या लगा, वहाँ पर हम क्या कर देते हैं, वन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, वन। ध्यान रखेंगे, ये अगर लाइफलेस है, मूवलेस है, तो पर्सनल प्रोनाउन के स्थान पे हम क्या करेंगे, वन लगाएंगे। ठीक, वन लगा दिया। अब कैन नॉट या कुड नॉट, तो यहाँ पर वर्ब के अकॉर्डिंग, अगर ये प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट, पास्ट टेंस में है तो कुड नॉट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, वन कैन नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ब्रेक। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देंगे, अगर हम यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन वन लगाते हैं और यहाँ पर ये लाइफलेस है, तो हमको लास्ट में इट लगाना पड़ेगा। यहाँ पर लास्ट में हमने क्या कर दिया, इट लगा दिया। इसका एक तरीका और है, तरीका ये है कि इसको हम ऐसे बना दें, इट इज़ सो हार्ड दैट। हम यहाँ पर वन ना लगाएं तो एक पर्सनल प्रोनाउन होता है, हम लगा दें नन, लगा दें। वन ना लगाएं, नन लगा दें। जब हम नन लगाएंगे तो हम नॉट नहीं लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, नन कैन ब्रेक इट। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या तो हम वन लगाएंगे, जब हम वन लगाएंगे तो हमको नॉट लगाना पड़ेगा, नन लगाएंगे, नॉट नहीं लगाएंगे, क्योंकि नन ही निगेटिव सेंस रखता है। एक तरीका और है, वो क्या है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इट इज़ सो हार्ड दैट, कि यहाँ पर हम पर्सनल प्रोनाउन के स्थान पर इट ही लिख दें, लेकिन जब हम इट लिखेंगे तो ये बन जाएगा पैसिव वॉइस में। ध्यान रखेंगे, अगर पर्सनल प्रोनाउन इट लिख रहे हैं तो ये पैसिव वॉइस में बनाना पड़ेगा। कैसे, इट कैन नॉट बी ब्रोकन, इट कैन नॉट बी ब्रोकन, ऐसे हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, अगर सेंटेंस ऐसा जिसमें एडवर्ब टू आया है, सब्जेक्ट क्या है, लाइफलेस है या मूवलेस है, निर्जीव है, तो हम क्या करेंगे कि इस टू के स्थान पे तो सो लगाएंगे, ये रिमूव करेंगे टू, इसके स्थान पे हम दैट लगाएंगे। तो दैट के स्थान पे सबसे अच्छा तरीका कि दैट के बाद वन लगा दीजिए, वन लगा दीजिए, कैन नॉट या कुड नॉट सेंटेंस के अकॉर्डिंग, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के लास्ट में इट लगाना पड़ेगा। नन लगाएंगे तो नॉट नहीं लगाएंगे, लेकिन इट लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इट ही लगा दें तो इट को
हमको क्या करना है, सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाना पड़ेगा, मतलब इट कैन नॉट बी ब्रोकन। तो ये नियम समझ लीजिए। अगर कोई दिक्कत है, क्वेरी है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें, जिससे मैं अगले वीडियो में उनको एक्सप्लेन कर सकूं। आप लोग क्वेरी पूछते हैं तो हमको भी अच्छा लगता है कि बच्चे समझ रहे हैं, कोई चीज़ है जानना चाह रहे हैं। तो अगर ऐसी कोई चीज़ है तो मैं अगले वीडियो में उसको एक्सप्लेन करूँगा। अब क्या है कि जैसे पिछले वीडियो में सौरभ ने कहा था कि सर सिंथेसिस पढ़ा दीजिए, ठीक है, आगे मैं प्रयास करूँगा, सिंथेसिस पढ़ा दूँगा। ठीक, तो आगे देखिए, ये लिखा है कीप क्लीन योर सराउंडिंग्स। इसको करना है पैसिव वॉइस में चेंज करना है, कीप क्लीन योर सराउंडिंग्स। तो अपने आसपास को क्या रखो, साफ़ सुथरा रखो। तो यहाँ पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्टिंग है और साफ़ सुथरा रखो मतलब यू के सेंस में सब्जेक्ट है। तो क्या है, ये इम्परेटिव सेंटेंस है और इम्परेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाना है। तो एक तो फार्मूला हमने बताया था आप लोगों को कि लेट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसे भी कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए क्या है, कीप क्लीन योर सराउंडिंग्स, अपने पास पड़ोस को साफ़ सुथरा रखो। तो यहाँ पर एक सलाह का भाव है, और जब सलाह का भाव दिया हो किसमें, इम्परेटिव सेंटेंस में, तो उसका तरीका, सबसे अच्छा जो तरीका ये है कि हम क्या करें, ऑब्जेक्ट लिखें, फिर क्या करें, शुड लगाएं, फिर बी करें, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म करें। मतलब अगर एडवाइस सलाह का अभाव है तो पैसिव वॉइस बनाने का सबसे अच्छा तरीका यही है। तो ये वाला रूल अगर हम फॉलो करते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या हो गया, योर सराउंडिंग्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, योर सराउंडिंग्स, फिर क्या हो गया, शुड, फिर क्या हो गया, बी, और फिर केप्ट क्लीन हो जाए। कीप क्लीन है तो कीप की थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे केप्ट, और केप्ट के बाद क्लीन रह गया तो यहाँ पर क्लीन हो जाएगा। बाई यू लगाना चाहो तो लगा सकते हो, और ना लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं, ना लगाने से अच्छा सेंस देता है, लगा दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा, योर सराउंडिंग्स शुड बी केप्ट क्लीन। यहाँ पर बच्चे और ध्यान दें कि ये सराउंडिंग्स पास पड़ोस को बोलते हैं, लेकिन सराउंडिंग नहीं कहा जाता, सराउंडिंग्स ही कहा जाता है। तो ये है, यहाँ पर योर होना चाहिए, योर सराउंडिंग्स शुड बी केप्ट क्लीन। और अगर लेट से बनाना चाहते हैं तब भी बन जाएगा। किसी प्रकार की कोई डाउट हो, शंका हो तो उसे कमेंट में पूछिएगा ज़रूर, जिससे मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँ। इसका जो अगला पार्ट है, डी पार्ट, तो इसमें क्या होता है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। वैसे अब क्या है कि आप जो पैटर्न है उसमें 4 सेंटेंसेस दिए होंगे, आपको 2 ही करेक्ट करना है, लेकिन इस वाले सेट में 6 सेंटेंसेस दिए हैं, तो सभी को देख लेते हैं। जैसे पहले लिखा है लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट फार्दर। और समझें, लेट अस कंसीडर, कंसीडर मतलब सोचना, विचार करना, दिस पॉइंट फार्दर। अब यह फार्दर जब रूल्स पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि 2 तरह के वर्ड होते हैं, एक होता है फर्दर और एक होता है फार्दर। तो यहाँ पर जो फार्दर है ये डिस्टेंस को प्रदर्शित करता है, और ये जो फर्दर है तो कोई बात अगर कह रहे हैं तो उस बात में और कोई बात जोड़ देना, कोई चीज़ और आगे उसमें ऐड करना। तो यहाँ पर लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट, इस पॉइंट को हमको और कंसीडर करना चाहिए, तो आगे इस पर और सोच विचार करना चाहिए। और यहाँ फार्दर लिखा है तो यहाँ पर फार्दर नहीं होगा, फार्दर के स्थान पर क्या होगा, फर्दर होगा। मतलब ये जो पॉइंट इसमें और सोचने समझने या विचार करने की आवश्यकता है, तो यहाँ पर फर्दर होगा। फिर अगला है डू यू अप्रूव विथ माई आइडिया। अप्रूव मतलब सहमत होता है, सहमत होना होता है, स्वीकृत देना होता है। तो अप्रूव, किसी चीज़ से अप्रूव करना हो तो वहाँ पर विद नहीं लगाया जाता है, यहाँ पर हमको आब लगाना है, अप्रूव आब हो जाएगा। अप्रूव के साथ हम आब लगाते हैं, किसी चीज़ से वस्तु को अप्रूव करना हो तो वहाँ पर हम आब लगाते हैं, अप्रूव आब हो जाएगा। फिर यहाँ पर लिखा लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स क्या है, एक प्रकार का सब्जेक्ट, लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट है, आर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, जिसमें विभिन्न प्रकार की भाषाओं का अध्ययन किया जाता है, भाषा विज्ञान इसको बोलते हैं। तो एक सब्जेक्ट है, तो इसमें एस तो लगा होता है, लेकिन ये है सिंगुलर नंबर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस करेंगे। जैसे फिजिक्स है, सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, एस तो लगा है, मैथमेटिक्स है, एस तो इसमें लगा होता है, लेकिन इनके साथ जो हम वर्ब लगाते हैं वो हेल्पिंग वर्ब जो लगाते हैं वो सिंगुलर नंबर के लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट है, एक वचन को दर्शाते हैं। फिर है ही हैज़ टू गो टू द स्कूल डेली। ही हैज़
टू गो टू द स्कूल डेली। सभी बच्चे देखें, इसमें कमेंट करें क्या मिस्टेक है। हाँ, कमेंट करें सभी लोग जल्दी से। ही हैज़ टू गो टू द स्कूल डेली, मतलब उसे प्रतिदिन विद्यालय जाना पड़ता है। बताइए इसमें, हाँ बताएं इसमें क्या मिस्टेक है। देखिए, ही हैज़ टू गो टू द स्कूल। स्कूल नाउन में एक रोल मैंने बताया था। स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, हॉस्पिटल है, बेड है, चर्च है, तो कुछ और भी हैं, तो इनके साथ द लगाते भी हैं और नहीं भी लगाते हैं। अगर इनका यूज़ इनके उद्देश्य के लिए किया जाता है तो हम द नहीं लगाते हैं, उद्देश्य से अलग किया जाता है, द लगाते हैं। जैसे स्कूल ही ले लो, अगर कोई बच्चा स्कूल पढ़ने जा रहा है तो अपने उद्देश्य से जा रहा है, क्योंकि स्कूल का उद्देश्य है पढ़ना और पढ़ाना, वो पढ़ने जा रहा है, यानी कि पढ़ने के उद्देश्य से अगर हम लगा रहे हैं तो द नहीं लगाएंगे। अगर ये कहा जाए किसी बच्चे के पिताजी प्रधानाध्यापक से मिलने गए तो पढ़ने नहीं गए, किसी और काम से गए, या कह सकते हैं कि कारपेंटर है और स्कूल को दरवाज़ा ठीक करने गया तो पढ़ने नहीं गया, मतलब उसके साथ हम द लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर है ही हैज़ टू गो टू द स्कूल डेली, उसे प्रतिदिन विद्यालय जाना पड़ता है, यानी कि पढ़ने जाता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, स्कूल के साथ में हम द नहीं लगाएंगे, मतलब ही हैज़ टू गो टू स्कूल डेली, ये हो जाएगा। फिर है देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डियर्स इन अ फॉरेस्ट। अब यहाँ पर मिस्टेक देखिए क्या है, ये भी नाउन से रिलेटेड है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डियर्स, डियर्स पे आ जाइए। ये जो डियर्स नहीं लिखा जाता है, डियर मतलब हिरन होता है, लेकिन डियर्स नहीं लिखा जाता है। एक डियर तब भी डियर लिखेंगे, सिंगुलर नंबर भी डियर होता है, प्लूरल रूप भी इसका डियर ही होता है, तो डियर्स नहीं लिखा जाता है। अगर दो हिरन है तो हम लिखेंगे टू डियर, टू डियर्स नहीं लिखेंगे। यहाँ पर क्या है कि जंगल में कई प्रकार के हिरन हैं, तो कई प्रकार के मेनी टाइप्स तो होगा, लेकिन यहाँ पर डियर्स नहीं होगा, क्या होगा, सिर्फ डियर होगा, यानी कि यहाँ से एस हटेगा, मतलब देयर आर मेनी टाइप ऑफ डियर इन अ फॉरेस्ट। फिर देखिए, यूरो इज़ एन यूनिट ऑफ करेंसी। यूरो क्या है, करेंसी का एक यूनिट है। अब देखिए इसमें मिस्टेक क्या है, यूरो एज एन यूनिट, यूनिट पे आ जाइए। जब हम यूनिट का उच्चारण करेंगे, यूनिट का जब हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो ऐसे हो जाएगा यूनिट, यूनिट। पहला जो वर्ण है, पहला अक्षर है, वो या निकल के आ रहा है। और कोई भी ऐसा नाउन जिसका उच्चारण का जो पहला शब्द है, जिसकी साउंड जो है, जिसकी आवाज़ जो है हिंदी वर्णमाला की किसी कॉन्सोनेंट की तरह निकल रही है, तो उसके साथ हम एन नहीं लगाते हैं बल्कि ए लगाते हैं। है ज़रूर यू, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन है वो कॉन्सोनेंट की तरह हो रहा है। तो क्योंकि सभी लोग जानते हैं ए ई आई ओ यू इंग्लिश के वाबिल हैं। अक्सर मैंने भी शुरुआत में पढ़ा था, छोटे यही पढ़ते हैं कि इनकी स्टार्टिंग जिससे हो तो वहाँ पर एन लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ए एन लगाने का जो कॉन्सेप्ट है वो उनके प्रोनाउंसिएशन पर है, उनके साउंड पर है, उनकी ध्वनि पर है। यदि उनकी साउंड किसी कॉन्सोनेंट की तरह निकल रही है तो चाहे इनसे ही उनकी स्टार्टिंग हो, लेकिन उनके साथ हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। और यदि उनकी साउंड किसी वाबिल की तरह निकल रही है तो वहाँ पर हम एन लगाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा यूरो इज़ अ यूनिट ऑफ करेंसी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या दिया है, यूज़ एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग idioms phrases in your own sentences as to bring out their meanings clearly। मतलब क्या है कि ये idioms and phrases दिए हैं, इसमें से कोई 3 idioms या phrases का क्या करना है, मीनिंग क्लियर करके उसको अपने सेंटेंस में यूज़ करना है। तो देखिए इसमें जो पहला लिखा है ब्रेक डाउन, तो ब्रेक डाउन का मतलब होता है बी नर्वस, बी नर्वस। बी नर्वस मतलब होता है घबरा जाना, व्याकुल हो जाना, बेचैन हो जाना, तो ये है बी नर्वस। अब इसको क्या है, सेंटेंस में यूज़ करना है। देखिए जैसे मैं ये लिख रहा हूँ, आई नेवर ब्रेक डाउन इवन अंडर एडवर्स सिचुएशन। आई नेवर ब्रेक डाउन इवन अंडर एडवर्स सिचुएशन। इसका मतलब ये है कि मैं विपरीत परिस्थितियों में भी कभी परेशान नहीं होता हूँ। अब यहाँ पर जैसे लिखा है अंडर एडवर्स सिचुएशन, अंडर बैड सिचुएशन, कुछ भी कर देना है, मतलब ऐसा यूज़ करना है कि इसकी मीनिंग क्या हो जाए,
क्लियर हो जाए। तो ब्रेक डाउन का मतलब होता है बी नर्वस, घबरा जाना। आप अपने पर यूज़ कर दीजिए। मैं कभी भी कठिन पेपर देख करके घबराता नहीं हूँ, मैं कभी भी कठिनाई देखकर घबराता नहीं हूँ, ऐसे मैंने यूज़ किया। आई नेवर ब्रेक डाउन इवन अंडर एडवर्स सिचुएशन। दूसरा दिया है बाय डिंट ऑफ समथिंग। इसका मतलब ये होता है बाय मीन्स ऑफ, चाहे बाय मीन्स ऑफ कर लीजिए, चाहे इसको ऐसे कर लीजिए एज अ रिजल्ट ऑफ, आप चाहे इसको ऐसे कर सकते हैं, आप चाहे यहाँ पर लिख दीजिए ड्यू टू, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं बाय फोर्स ऑफ। मतलब जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। बाय डिंट ऑफ का मतलब बाय मीन्स ऑफ, एज अ रिजल्ट ऑफ, ड्यू टू, बाय फोर्स ऑफ। अब इसको हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं। इसको मिटा दें, जगह नहीं बची है। तो देखिए क्या है, आई सक्सीडेड बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क। आई सक्सीडेड बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क, मतलब मैं कठिन परिश्रम के द्वारा सफल हुआ। तो वही है बाय मीन्स ऑफ, एज अ रिजल्ट ऑफ। फिर अगला है ऑन इक्वल टर्म्स। अब देखिए ऑन इक्वल टर्म्स का मतलब क्या होता है, विद द सेम राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यहाँ पे लिखे देते हैं। ये इसका मतलब क्या होगा, विद द सेम राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब क्या है कि एक जैसे अधिकार, एक जैसी जिम्मेदारियां। ऑन इक्वल टर्म्स मतलब समझ लीजिए फिर से, ऑन इक्वल टर्म मतलब एक जैसा, मतलब जैसे कोई दो पक्ष हैं तो उसमें किसी के पक्ष में ना कम ना ज़्यादा, मतलब एक जैसा। मैं भी तुम्हारे जैसा कर सकता हूँ, मुझे भी तुम्हारे अंदर ऐसे करने की क्षमता है। तो इस तरह का जो होता है वो होता है ऑन इक्वल टर्म्स। अब देखो मैं इसको कैसे यूज़ कर रहा हूँ। नाउ अडेज गर्ल्स compete with boys on equal terms। इसका मतलब ये है कि आजकल लड़कियां जो हैं वो लड़कों से प्रतिस्पर्धा करती हैं, कंपटीशन करती हैं, प्रतियोगिता करती हैं ऑन इक्वल टर्म्स, एक जैसी। मतलब अनइक्वल टर्म्स मतलब ये होता है कोई किसी से पीछे ना हो, कोई किसी, कहते हैं हम किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं, ये समझ लीजिए ऑन इक्वल टर्म्स ये हो गया। तो क्या है, नाउ अडेज गर्ल्स कंपीट विद बॉयज ऑन इक्वल टर्म्स। फिर है अंडर प्रोटेस्ट। अंडर प्रोटेस्ट का मतलब होता है फोर्सबली। मतलब इसको समझ लीजिए, अंडर प्रोटेस्ट मतलब ये होता है जब कोई चीज़ दबाव में किया जाता है, प्रेशर में किया जाता है, तो उसको बोलते हैं अंडर प्रोटेस्ट, फोर्सबली। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं बाई फोर्स, चाहे फोर्सबली कर लीजिए या बाई फोर्स, बलपूर्वक दबाव डालकर। ये अब देखिए क्या है, आई पेड द फाइन अंडर प्रोटेस्ट। मतलब ये जब कोई काम करना ना चाहे उसको दबाव डालकर, किसी के दबाव में जो काम करता है वो क्या होता है, अंडर प्रोटेस्ट। अब जैसे मैंने लिखा आई पेड द फाइन अंडर प्रोटेस्ट, मतलब मैंने दबाव में आकर के क्या किया, फाइन पेड की। कुछ भी बना सकते हैं, जैसे आई हैव टू रीड अंडर प्रोटेस्ट, आई हैव गो टू स्कूल अंडर प्रोटेस्ट। दबाव के कारण मुझे स्कूल जाना पड़ता है, दबाव के कारण मुझे पढ़ना पड़ता है। तो ये सब क्या है, अंडर प्रोटेस्ट। अब देखिए ऑन अ सिल्वर प्लेटर। तो ऑन अ सिल्वर प्लेटर का मतलब होता है ईजिली गेंड। ईजिली गेंड मतलब जो चीज़ आसानी से प्राप्त हो जाए वो होता है ऑन अ सिल्वर प्लेटर। मतलब कोई चीज़ आसानी से प्राप्त करना होता है सिल्वर प्लेटर। अब देखिए क्या है, आई नेवर गेट एनीथिंग ऑन अ सिल्वर प्लेटर।
ऑन अ सिल्वर प्लेटर। मतलब क्या होगा, मैं कभी भी कोई चीज़ आसानी से नहीं पाता हूँ। तो ये क्या हो गया, ऑन अ सिल्वर प्लेटर। फिर दिया है टर्न एंड टाइड। इसका मतलब ये है चेंज द सिचुएशन, चेंज द सिचुएशन, चेंज द सिचुएशन मतलब सिचुएशन को बदल देना। कब, लास्ट में सिचुएशन को बदल देना। मतलब किसी चीज़ की उम्मीद कुछ और हो लेकिन लास्ट में कुछ ऐसा हो जाए जिसकी उम्मीद ही ना हो, तो चेंज द सिचुएशन। अब देखिए क्या है, कैसे यूज़ करेंगे। जैसे ये लिखा है इन द इलेक्शन ऑफ ग्राम पंचायत, इन द इलेक्शन ऑफ ग्राम पंचायत, यहाँ जी कैपिटल कर लीजिए। इन द इलेक्शन ऑफ ग्राम पंचायत मोहनलाल टर्न्ड द टाइड एट लास्ट। क्या होगा, इन द इलेक्शन ऑफ ग्राम पंचायत मोहनलाल टर्न्ड द टाइड एट लास्ट। मतलब ग्राम पंचायत के चुनाव में मोहनलाल ने अंत में क्या हुआ, बाजी पलट दी, सिचुएशन बदल दी। मतलब टर्न एंड टाइड मतलब बाजी पलट देना। तो ये इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, इसमें 6 दिए हैं, 6 को मैंने करवा दिया है। आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। सेंटेंस ध्यान रखें, थोड़ा आसान से सेंटेंस बनाएं। अब अगर आपको ट्रांसलेशन करना आता है, सेंटेंस बनाना आता है, अब आसानी से उसको बना लेंगे। मीनिंग आपको याद करनी होती है तो मीनिंग इसकी याद कर लेंगे। इसका जो अगला पार्ट है उसमें क्या है, एंटोनिम्स। 3 वर्ड्स दिए हैं और तीनों के एक एक एंटोनिम्स लिखने, मतलब अपोजिट वर्ड लिखना है। तो पहला जैसे दिया है ओल्ड, तो ओल्ड मतलब होता है पुराना, तो इसका क्या हो जाएगा, नया। ओल्ड का न्यू हो जाएगा। मॉडर्न भी हो सकता है, वैसे एंशिएंट का मॉडर्न ठीक रहेगा लेकिन ओल्ड का हो सकता है, तो न्यू भी कर सकते हैं। फिर है रिलायबल, रिलायबल मतलब होता है विश्वसनीय, तो इसका क्या हो जाएगा, अनरिलायबल। अनरिलायबल मतलब अविश्वसनीय। फिर है केयरफुल, तो केयरफुल का क्या हो जाएगा, केयरलेस। समझ रहे हैं, केयरफुल केयरलेस। फिर इसका जो अगला पार्ट होता है वो सिनोनिम्स लिखने होते हैं। इसमें भी 3 वर्ड्स दिए होते हैं और सभी का एक एक सिनोनिम लिखना होता है, मतलब पर्यायवाची शब्द। तो रेंट, रेंट मतलब किराया होता है, किराए पर देना, रेंट पर देना, सभी लोग समझ रहे हैं। तो रेंट का क्या हो जाएगा, आप फेयर कर सकते हैं या फेयर कर सकते हैं। यह एक वर्ड होता है हायर, कहते हैं ना ये चीज़ मैंने हायर कर ली है, तो हायर भी कर सकते हैं। फिर है लेक्चरर, लेक्चरर सभी लोग जानते हैं, वक्ता को बोलते हैं लेक्चरर, तो इसका क्या हो जाएगा, स्पोक्समैन, स्पोक्समैन ये हो जाएगा। फिर है अबोर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। अबोर्ड का मतलब होता है निवास स्थान कह सकते हैं, घर कह सकते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, रेजिडेंस, रेजिडेंस भी हो जाएगा और हाउस भी हो जाएगा, रेजिडेंस हाउस भी कर सकते हैं। इसका अगला पार्ट है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, मतलब इसमें 3 सेंटेंस दिए होते हैं। आपको क्या करना है कि उनका एक 1 वर्ड लिखना है, मतलब एक शब्द क्या होगा। तो पहला दिया है अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल द पीपल ऑफ अ कंट्री कैन वोट टू इलेक्ट देयर गवर्नमेंट। मतलब क्या कहा गया है कि सरकार की एक ऐसी प्रथा, सरकार का एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक देश के सभी लोग अपनी सरकार को इलेक्ट करने के लिए, अपनी सरकार को चुनने के लिए वोट दे सकते हैं, अपना मत दे सकते हैं। तो ऐसा किस में होता है, लोकतंत्र सरकार में होता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी लोकतंत्र में होता है। फिर अगला है 1 हु बिलीव्स इन फैट, एक ऐसा व्यक्ति जो भाग्य में विश्वास करता है, तो उसको हम बोलते हैं फैट है जो भाग्य में विश्वास करता है। ऐसा कहते नहीं कि मेरा भाग्य क्या पता नहीं कैसा मेरा भाग्य है फटा हुआ, तो इसको बहुत अच्छे, फैट में जो विश्वास करता है उसको क्या बोलते हैं, फैटालिस्ट, कि मेरा भाग्य क्या है, फटा हुआ। लोग कहते नहीं कि मेरे भाग्य में कुछ नहीं है, मेरा भाग्य क्या है, फटा हुआ है, एकदम बेकार है मेरा भाग्य, तो वही फैटालिस्ट, भाग्यवादी बोलते हैं। फिर है बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, मतलब एक ही समय में रहने वाले, बिलोंगिंग टू सेम टाइम, तो
इसको हम क्या बोलेंगे? कंटेम्प्रेरी, 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 CONTEMPORARY, इसको बोलते हैं समकालिक। तो ये वन वर्ड हो गए। फिर अगला जो इसका पार्ट है होमोफोन्स का है। इसमें क्या है, टू वर्ड दिए होते हैं, दोनों की मीनिंग लिख करके अपने सेंटेंस में यूज़ करना होता है। तो वीक, WEAK, इस वीक का मतलब होता है कमज़ोर। और जो दूसरा दिया है WEEK, इस वीक का मतलब होता है सप्ताह। बहुत ही अच्छे वर्ड दिए हैं। अब क्या करना है, इनको यूज़ कर देना है। तो जैसे वीक है, कमज़ोर है, तो देखो ही इज़ टू वीक टू रन फास्ट। सेंटेंस मैंने बना दिया। ही इज़ टू वीक टू रन फास्ट, मतलब वह इतना कमज़ोर है कि वह तेज़ दौड़ नहीं सकता है। फिर दिया है वीक मतलब सप्ताह, तो इसको क्या कह सकते हैं? देखिए, देयर आर 7 days इन अ वीक, मतलब एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। इस प्रकार से ये इतना पोर्शन समाप्त हो गया। इसके बाद ट्रांसलेशन और अनसीन पैसेज बचते हैं। तो मैंने आपसे पूछा था कि अगर आप चाह रहे हैं कि मैं ट्रांसलेशन और अनसीन पैसेज भी करवाऊं तो कमेंट में आप लोग बताएं, लेकिन किसी ने बताया नहीं। अगर आप भी चाहते हैं तो कमेंट में आप लिखें, मैं अगली बार से ट्रांसलेशन और इसका अनसीन पैसेज भी करवाऊंगा। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग जो नहीं जान रहे हैं उनको बताएं, कोई इस क्लास में जुड़ा करें। मैं इसमें सॉल्व करवा रहा हूँ, उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।